लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे मजीद, और साथ साथ हम इसको भी रिवाइज करते हैं। हाँ जी बिलाल भी, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कितनी डाटा टाइप्स होती हैं? कौन कौन सी? फंक्शन हमने आपके सामने कॉल कर रखा हुआ था फंक्शन, इसी वजह से कि लास्ट क्लास में भी आप फंक्शन बोले हुए थे। चलें भारत, ये ओके, लेट एक्स इक्वल टू डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। क्या होगी? अब 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 ठीक है, और x इक्वल टू एरो, ये आपका बन गया फंक्शन या एरो फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन। ठीक है, इस तरह ये आपका फंक्शन। ओके, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वेरिएबल का नेम और ये आपका कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। ये आपकी क्या है? प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये क्या है? उसकी वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? मेथड है। ठीक है, ये मेथड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया ना, ऑब्जेक्ट के अंदर अब ये आपका मेथड कहलाएगा। ओके, यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब कोई भी एलिमेंट हो, ऑब्जेक्ट कोई भी बन रहा हो, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम एक प्रॉपर्टी पास करते हैं। क्या चीज़? कौन सी प्रॉपर्टी पास करते हैं? यूनिक उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी पास करते हैं। ओके, अब अगर आप इस जगह पे आईडी देना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका यूजर बन चुका है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मजीद प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मजीद प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? यूजर है। यूजर डॉट, अब आ गया प्रॉपर्टी का नेम लिख दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्री, इसमें कंट्री ऐड किया हुआ हमने। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देते हैं प्रोविंस। ठीक है, यूजर डॉट प्रोविंस क्या है? इक्वल टू पंजाब। ठीक हो गया। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है प्रोविंस, जो कि ऊपर हमने बाय डिफॉल्ट इनिशियल लेवल पे ऐड नहीं की, अब हमने ऐड कर दी। या फिर यूजर डॉट आईडी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर आपके पास गेट रैंडम आईडी, आपने इसको एक रैंडम आईडी जनरेट करके दे दिया। ठीक है, और अच्छा, ये तो हो गया प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करना चाहते हैं इसमें से, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद यूजर डॉट कंट्री। अब क्या हुआ? अब कंट्री इसमें से रिमूव हो चुका है। अब मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके ये यूजर दिखाता हूँ। सेव किया, अब देखें इसमें आपके पास एज सिटी है, कंट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोविंस और आईडी आ रही है, क्योंकि प्रोविंस और आईडी को हमने ऐड किया था और कंट्री को हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई सवाल हो, किसी की समझ न लगे? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, उसमें मजीद प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना और डिलीट करना,
एक तरीका ये है प्रॉपर्टी को ऐड करने का, और एक तरीका है यूज़र, और इसमें ऐड कर दें, क्या ऐड करें जी, यूज़र का ऐड क्लास कर दें इक्वल टू डब्ल्यू में, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्लास भी आ रही होगी, ठीक है। जिस तरह एक्सेस करने का तरीका है, इसको गेट करने का तरीका है, इसको रीड करने का तरीका है, उसी तरीके से इसको ऐड करने का भी तरीका है। क्लियर है जी। एक तरीका हमारे पास ये था गेट करने का, और एक तरीका ये था यूज़र डॉट की मदद से, या फिर यूज़र स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्ट्रिंग में अब आप उसकी प्रॉपर्टी नेम को ऐड करेंगे, ठीक है। कोई सवाल हो? एनीवन? हाँ जी, समय लग गया की बात है। चलो रैंडम आईडी, रैंडम आईडी क्रिएट करने का तरीका, हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना चाहें किस तरीके से कर सकते हैं? मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, साथ में आपके पास पैरेंथेसिस, ठीक है। तो आपके पास ये रैंडम नंबर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। जिस तरह शुरू में कहा गया था कि 0 के बाद 16 से लेकर 18 तक आपके पास वैल्यू आती है। ये आपके पास 16 है और ये आपके पास 18 है, ये भी 18 है। ओके, मैथ डॉट रैंडम, इसकी डाटा टाइप क्या आ रही है आपके पास जी? नंबर आ रही है, ठीक है। ये आपके पास नंबर, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग, आपने इसको कह दिया स्ट्रिंग। अब देखें जो भी नंबर वैल्यू आ रही थी वो स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है। उसने सिर्फ नंबर को बस कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। हम चाहते हैं कि इसी नंबर की मदद से ये अल्फाबेट्स में भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का अपना ही है। आपके पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26, और टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। 26 प्लस 10 कितने हो गए? 36 हो गए। आपने इस टू स्ट्रिंग के अंदर 36 को लिख देना है। तो अब देखिएगा आपके पास, ये देखें, ये इस तरीके से आपके पास रैंडम आईडी जनरेट होके आ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज सिमिलर है, क्या चीज? 0 और डॉट, ठीक है। 0.0 डॉट है। इस 0 डॉट के अलावा हमें ये सिर्फ नंबर चाहिए, ये सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। किस तरीके से करेंगे? डॉट स्लाइस, आगे इंडेक्स 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। डॉट स्लाइस 2, ठीक है। इसका मतलब है कि इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो और एंड तक जाए। तो अब देखें ये आपके पास रैंडम आईडी आ गई, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम से रैंडम नंबर जनरेट हो रहा होगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग। अब इसमें 36 हमने पास किया कि A to Z, और साथ में 0 से 9 तक भी नंबर इसमें हों, लेकिन वो होंगे स्ट्रिंग में। उसके बाद 0 और डॉट को ख़त्म करने के लिए हमने स्लाइस मेथड को यूज़ कर लिया। तो इससे आपके पास है एक रैंडम आईडी जनरेट हो रही है हमेशा। क्लियर है? कोई सवाल हो? एनीवन? जी मेहर भाई, क्लियर है? तो ये देखें, रैंडम आईडी जनरेट करने के लिए फंक्शन गेट रैंडम आईडी, जब जब ये फंक्शन कॉल होगा ये चीज़ चलेगी और ये रिटर्न होगा और इसी में स्टोर हो रहा होगा। अब इसको आप किसी भी वेरिएबल में या किसी भी प्रॉपर्टी में कॉल कर देंगे तो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसी को अगर हम एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैंने इसको 1 लिख दिया। अब एरो फंक्शन बनाना है, कौन बनाएगा जी? कौन बनाएगा जी साहब? कॉन्स्ट फंक्शन का नेम गेट रैंडम आईडी इक्वल टू parenthesis इक्वल टू ग्रेटर देन और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब
क्या लिखना है? मैथ डॉट रैंडम पैरेंथेसिस डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्लाइस पैरेंथेसिस 2 से शुरू होगा, इसमें 36। यहाँ से आपने इसको रिटर्न कर देना है। मीन्स कि ये जो भी वैल्यू बन रही होगी, जो भी डाटा आएगा वो रिटर्न हो जाए, इसमें वो आपके पास आ रहा होगा। और अब आप इसको जहाँ पे भी कॉल करेंगे और जिस भी वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में स्टोर करवाएंगे तो इसकी वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। क्लियर है क्या? कोई सवाल हो? लास्ट टाइम हमने ईमेल फॉर्मेट को देख लिया था, ऐसे ही है कि अगर आप ईमेल सही नहीं लिख रहे हैं तो आपको फॉल्स दे रहे हैं, और अगर ईमेल सही लिख रहे हैं तो वो आपको ट्रू दे रहा था। ठीक है, तो उससे पहले हम नोट ऑपरेटर लगा देते हैं ताकि ट्रू को वो फॉल्स कर दे और फॉल्स को वो ट्रू कर दे। जिस तरह ये ईमेल फॉर्मेट को टेस्ट करो और उसमें ईमेल को पास कर दिया हमने। ठीक है, अगर ये ट्रू होता तो नोट की मदद से ये फॉल्स हो रहा है, और अगर ये फॉल्स है तो ये नोट की मदद से ट्रू हो जाता है। तो अब अगर आप इसमें ये लिख दें, सिर्फ ईमेल मैंने लिख दिया स्ट्रिंग में, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको ट्रू देगी या फॉल्स देगी? जी जी बिलाल भाई, जितना मैंने इसको हाईलाइट किया, जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इतना जो कोड है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हाँ जी शिदा दो आप लोग जो आए हैं, ये तो कोड हाईलाइट किया, वालेकुम सलाम, कोड जो हाईलाइट किया हमने ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ये फॉल्स देगा। आपके साथ वाले फॉल्स ही देगा। हाँ जी उस्मान भाई फॉल्स है जी। शहरियार भाई ट्रू है। हाँ जी उमैर भाई फॉल्स। आप जो पीछे बैठे थे, आपका नाम क्या है वैसे? अहमद है। अच्छा हाँ जी, आप शिदा जुनैद भाई फॉल्स देगा जी। जुनैद क्या आपका नाम था? बिलाल भाई फॉल्स देगा। हाँ जी अरुण भाई फॉल्स देगा। किधर के जैन भाई? आई में। हाँ जी अफसर जी साथ भाई ट्रू है। आपके पीछे फॉल्स जी। जुएब भाई ट्रू है। बिलाल भाई ट्रू है। हाँ जी तलाल भाई फॉल्स है। आपके साथ में फॉल्स फॉल्स है। अब स्टूडेंट है यहाँ के? स्टूडेंट है यहाँ के? पक्की बात है? पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा हाँ जी जैद भाई आपके साथ है। आपका नाम क्या है? अहमद। जिनका नाम भूला मैं उनका अहमद है बस। हाँ जी अमानुल्लाह भाई फॉल्स आपके साथ है। फॉल्स है। पीछे कौन है? अच्छा ये दो जो नए थे। हाँ जी, तो ये फॉल्स है शरादो, क्योंकि ये ईमेल वैलिड नहीं है। ठीक है, जिन्होंने ट्रू कहा था तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ये ईमेल वैलिड नहीं है। जब आप नोट लगाएंगे तो इसने ट्रू करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो ये देखें ना, अब ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स को ये क्या कर देगा? ट्रू। कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, उसके बाद फिर वो उसके अंदर शो नोटिफिकेशन चला देगा कि प्लीज एंटर योर ईमेल करेक्टली। अब अगर आप ईमेल @gmail.com लिखें तो अब ये एक वैलिड ईमेल है। ठीक है, वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो ये क्या करेगा? इसको कर देगा ट्रू। ठीक है, अब क्योंकि ये ईमेल वैलिड है तो ट्रू को ये क्या कर देगा? फॉल्स। जब फॉल्स कर देगा तो उसके अंदर का कोड नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है? समझ लगी है? ये किसी की समझ न लग रही है तो पूछ लें आप लोग। ओके, यूजर, इसके अंदर यूजर का फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है और फर्स्ट नेम में ही उसकी वैल्यू आ रही है। ऐसे ही है, फर्स्ट नेम में उसकी वैल्यू है ना, कॉमा ऐड करके अब आप सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लास्ट नेम और लास्ट नेम में ही इसकी वैल्यू आ रही है। उसी तरीके से और क्या आपके पास ईमेल है और ईमेल में ही आपके पास ईमेल आ रही है, और साथ में डेट ऑफ बर्थ में ही डेट ऑफ बर्थ। इसको आप डेट ऑफ बर्थ करें।
प्रॉपर्टी नेम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और उसकी वैल्यू किस में आ रही होगी, DOB। अब ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू का वेरिएबल नेम सेम हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नेम और वेरिएबल नेम जिसमें से आप वैल्यू को गेट कर रहे हैं सेम हो, तो फिर आप सिर्फ प्रॉपर्टी नेम ही लिख दें। तो अब ये काम करेगा, ठीक है, ये काम कर जाएगा। इसको पता लग रहा है कि प्रॉपर्टी नेम भी यही है और इसी वेरिएबल नेम से इसको वैल्यू भी मिल रही है, कोड आपका मजीद शॉर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट नेम और ये लास्ट नेम भी सेम है, तो आप इसको भी खत्म कर सकते हैं। ईमेल और ईमेल सेम है, आप इसको भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप इसको खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसी वजह से बस ये मैंने चेंज किया था ताकि आपको समझ लगे। अब इसकी प्रॉपर्टी नेम और है और इसकी वैल्यू जो आ रही है किसी और वेरिएबल नेम से आ रही है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर वेरिएबल नेम से प्रॉपर्टी नेम सेम होता, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नेम सेम है, अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो अब आप इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ है। अब ये देखें, यूजर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, आईडी, ये आपकी रैंडम आईडी आ गई, ठीक है। यूजर डॉट डेट क्रिएटेड, कि ये यूजर क्रिएट कब हुआ है, इसको एक्चुअल में कहा जाता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प से मुराद के जो भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कब हो रहा है, अपडेट कब हो रहा है या डिलीट कब हुआ है, ठीक है। दैट इज डिलीट में अक्सर होता है कि हम उसका स्टेटस बस चेंज कर रहे होते हैं, स्टेटस डिलीटेड कर दिया तो वो हम शो नहीं कर रहे होते हैं। तो बहरहाल क्रिएट कब हुआ और अपडेट कब हुआ, ये टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है हर एलिमेंट और हर, लेट्स सपोज आप प्रोडक्ट कोई ऐड कर रहे हैं, कोई क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट वो क्रिएट कब हुआ है और क्रिएट किया किसने है, ठीक है, क्रिएट किया किसने है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग किया किसने है ये रिएक्ट में हम देखेंगे, ठीक है। जब आप लोग ऑथ में पहुंच जाएंगे, जब आप लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, रजिस्टर कर रहे होंगे, साइन अप कर रहे होंगे। ओके, न्यू डेट, न्यू डेट में से आपने क्या निकाल लिया, गेट टाइम। गेट टाइम क्या करता है, ये जो भाई न्यू डेट में से टाइम निकालेगा, ये रिटर्न किस में करता है, किस फॉर्मेट में, डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी, ठीक है। ये आपको सेकंड्स में देगा, मिली सेकंड्स में देगा, नैनो सेकंड्स में देगा, किस में देगा, मिनट्स में देगा। जी बिलाल भाई, नहीं, मिली सेकंड्स में देगा, ठीक है। ये वैल्यू जो आपको देता है ये मिली सेकंड्स में देता है, तो फिर मिली सेकंड से हम उसको खुद कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि आप उसको सेकंड में लेके जाना चाहते हैं, मिनट्स में लेके जाते हैं, दिन में लेके जाते हैं, साल में लेके जाते हैं, जो खुद पे, जिस तरह हमने एज को किया था हम उसको साल में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। ओके, अच्छा, ये न्यू डेट डॉट गेट टाइम जो है, गेट टाइम आपको मिली सेकंड में तो वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आपको जो देती है 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है उतनी वैल्यू को ये मिली सेकंड में कन्वर्ट करके देता है। तो बहरहाल इस लॉजिक की आज तक खुद भी समझ नहीं आई, पर ये जावास्क्रिप्ट जिस तरह जिसने बनाई है उसने इस तरह ही किया है इसको। ओके, अब हमारे पास यूजर्स, यूजर्स की डाटा टाइप क्या होगी, एरे, ठीक है। उसमें आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, पुश, और ऐड क्या कर रहे हैं, यूजर, यही वाला यूजर जो आपने भी बनाया है, ठीक है। सेव किया। अच्छा, अब क्योंकि हम खेल रहे हैं फॉर्म्स के साथ है, ठीक है, ये फॉर्म है, इसके लिए आप लोग एक एक्सटेंशन कर लें, फॉर्म एक्सटेंशन स्टोर, फेक फिलर, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, क्रोम में। फेक फिलर से क्या होता है, अब जब कभी आप लोग किसी प्रोफेशनल वेबसाइट पे काम कर रहे हो उसमें 100 फॉर्म फील्ड्स भी आ जाती हैं, ठीक है। फॉर्म बनाते हुए जब ये इवन के यानी कि 100 फील्ड से भी ज़्यादा एक बार प्रोजेक्ट आया था
किसी क्लिनिक का था, ठीक है, उसमें उसके पेशेंट की कंप्लीट डिटेल्स है, जब लिखनी हो तो वो 100 फील्ड से भी ज़्यादा बननी थी। तो जाहिर सी बात टेस्टिंग आप लोग बार बार कर रहे होंगे, तो 100 फील्ड्स को दोबारा टाइप कर रहे होंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए फेक फिलर को हमने इंस्टॉल कर लिया, राइट क्लिक किया, ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, फिल ऑल इनपुट्स है। इस पर जैसे किया तो ये देखें कंप्लीट फॉर्म उसकी इनपुट की टाइप के अकॉर्डिंगली और नेम के अकॉर्डिंगली उस पेज पे जितने होंगे, या फिर अगर आप कहते हैं कि राइट क्लिक करके फेक फिलर, फिल ऑल इनपुट्स, फिल दिस फॉर्म, ठीक है, इसमें फिल दिस फॉर्म भी आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को ही फिल करो। और एक ऑप्शन आ रहा है कि फिल दिस इनपुट, वो सिर्फ इस इनपुट फील्ड को ही फिल करेगा। और फिल ऑल इनपुट्स, क्योंकि इसमें सिर्फ यही इनपुट फील्ड्स हैं, या फिर हमारे पास एक सर्च बार था गालबन, तो उसने सर्च बार को नहीं किया, ठीक है, उसने सिर्फ इसको ही किया। एनीहो, index.html, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये फॉर्म है, इनपुट की टाइप क्या है, टेक्स्ट, नेम क्या है, फर्स्ट नेम, इसका नेम क्या है, लास्ट नेम, इसकी टाइप क्या है, ईमेल, इसकी टाइप क्या है, डेट और नेम डेट ऑफ बर्थ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म को फिल कर रहा होगा, ठीक है। एक वो टाइप को देखता है और एक वो नेम को देखता है, तो उसके अकॉर्डिंगली। ओके, अब ऐड यूजर किया, ओके जी, एरर आ रहा है हमारे पास, uncaught reference error, cannot access email format before initialization, cannot access get random id before initialization। अच्छा जी, रैंडम id लाइन नंबर 22 और 130, 22, अच्छा एक तो ये इसका एरर आ गया, और आपके पास ईमेल फॉर्मेट आपने लिखा हुआ है, बरं चेक करते हैं, फिल ऑल इनपुट्स, ओके, अ न्यू यूजर हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। अब अगर आप शो टेबल करें, यूजर्स आई डॉट कैलकुलेट एज इज़ नॉट अ फंक्शन, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट एज का एक फंक्शन नहीं बनाया जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिल वक्त हम उसको स्किप करते हैं, ये वाला इसको फिल वक्त हम इसको स्ट्रिंग में ले जाते हैं बस। ओके, अच्छा अभी मैं सिर्फ शो टेबल करता हूँ, तो आपको वो कह रहा है कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल यूज़र अवेलेबल, ठीक है, कोई भी यूज़र अवेलेबल नहीं है। ऐड यूज़र किया, अ न्यू यूज़र हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। अब अगर मैं शो टेबल करता हूँ, तो ये देखें यही फर्स्ट नेम था, आपका ये फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और ये उसकी एज कैलकुलेट होती, जो कि हम किसी और मेथड से कर रहे हैं, तो अभी हम उस पर आएंगे। एक्चुअल में वो हम कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसको कन्वर्ट किस में कर दिया है, अभी आपके पास क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमने जो यूज़ किया हुआ है असाइनमेंट में, वो हमने कंस्ट्रक्टर और उसकी प्रोटोटाइप को यूज़ किया हुआ है, तो अभी हम उस पर आएंगे, ठीक है। ओके, अब एक और फॉर्म, एक और यूज़र, ऐड यूज़र योशी अंडरवुड, शो टेबल, तो अब ये देखें योशी अंडरवुड भी आ गया, ठीक है। फिर एक और यूज़र, फिल ऑल इनपुट्स, ऐड यूज़र, शो टेबल, तो ये देखें जितने यूज़र्स ऐड करते जाएंगे ये यूज़र्स की एरे में ही पुश हो रहे हैं, और शो टेबल जो कर रहा है वो आपको यूज़र ही दिखा रहा है। अब ये देखिए शो टेबल का फंक्शन क्या है, कोड क्या है, फंक्शन शो टेबल, अगर यूज़र्स की लेंथ नहीं है तो नोटिफिकेशन शो करवा दो कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल यूज़र अवेलेबल, ठीक है, और साथ ही आपने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर तो लेंथ मौजूद है, तो ये सारा ना टेबल का कोड है, सिंपल, हमने उसको बूटस्ट्रैप से उठाया और इसको जावास्क्रिप्ट में पेस्ट कर दिया। अब किसी भी टेबल में सिर्फ और सिर्फ ये रो का डाटा ही चेंज हो रहा होता है, बाकी आपका टेबल हेडर भी सेम है, टेबल का फुटर भी सेम है, लास्ट भी सेम है, स्टार्ट भी सेम है, एंड भी सेम है, सिर्फ दरमियान में रो चेंज हो रही होती है।
रो ही मजीद हम ऐड कर रहे होते हैं। तो लेट आई इक्वल टू 0, आई कम है यूजर्स की लेंथ से, और आई प्लस प्लस। टेबल बॉडी इस टाइम ब्लैंक है, प्लस इक्वल, हर बार एक न्यू टेबल रो क्रिएट हो रही है। जितने यूजर्स हैं उतनी ही टेबल रो क्रिएट हो रही होगी। सबसे पहले टी एच में टेबल हेडिंग आ गई, आई प्लस 1 कर दिया हमने। आई प्लस 1 का मतलब 0 + 1 होगा तो 1 हो जाएगा, इंडेक्स 1 आया तो वो 2 हो जाएगा, इंडेक्स 2 आया तो वो 3 हो जाएगा। उसके बाद टेबल डाटा, यूजर्स आई में से हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट नेम, देन यूजर्स आई में लास्ट नेम, देन यूजर्स आई में ईमेल। ठीक है, इसकी समझ लग रही है ना क्या हो रहा है। यूजर्स जो आपके पास एरे है उसका इंडेक्स 0, आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट में से आपने ईमेल को निकाल लिया, उसी ऑब्जेक्ट में से आपने डेट ऑफ बर्थ को निकाल लिया। ठीक है, और कैलकुलेट एज होना था, लेकिन हमने प्रोटोटाइप और कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ किया, तो उस पर हम बाद में आएंगे। स्कोप का मतलब होता है रो, ये टेबल हेडिंग जो है ना ये रो है, इसको स्किप भी करते हैं, कोई शोर की बात नहीं। ये बूटस्ट्रैप से उठाया था। पहले हम ना स्कोप वगैरह बताते थे, पहले जब ब्राउज़र पुराने होते थे, क्योंकि HTML तो 2008 से आपके पास ना HTML5, तो जैसे जैसे ब्राउज़र अपग्रेड होते गए तो ये चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी, एरिया हिडन भी बताया जाता था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो बहरहाल अब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है सब। ओके, टेबल का स्टार्टिंग कोड, टेबल का हेड आ गया, टी बॉडी आ गया, टेबल बॉडी, ये रो टेबल बॉडी, अब आपके पास ये रो है सारी। ठीक है, उसके बाद टी बॉडी खत्म हुआ और टेबल का एंडिंग कोड जो कि टेबल और ये आपके पास डिव, और शो आउटपुट कर दें टेबल। तो बार ये कंप्लीट HTML ही है, सिर्फ और सिर्फ टेबल बॉडी को हमने डायनेमिक कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, इसका कोड देख लीजिएगा, इसका ना मैं कोड सेंड करूंगा आपको, लेकिन रिएक्ट में ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी है आपको। रिएक्ट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, रिएक्ट में ये चीज़ें आसान हो जाएंगी मज़ीद। पर बल ऐसा ना कीजिएगा कि इसको स्किप ही कर दें। इसको समझिएगा ज़रूर कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है। हाँ जी, क्लियर है जी। जी बोले सदुल्ला भाई। जी जी जी, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अगर आप टेबल हेड को आप यहाँ पर ही ऐड कर दें तो ये भी काम करेगा। और टेबल का एंडिंग कोड जो है उसको आप या फिर बेशक इस बॉडी को आप टेबल एंडिंग कोड में ऐड कर दें तो तब भी ये भी काम करेगा। ओके जी, ऐड यूज़र, फर्स्ट नेम मौजूद नहीं है तो आपने फर्स्ट नेम ऐड कर दिया, लास्ट नेम भी ऐड कर दिया। ऐड यूज़र, प्लीज़ एंटर योर डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ ऐड किया, ऐड यूज़र, यूज़र ऐड हो गया, शो टेबल, तो ये आपके पास डाटा आ गया। ठीक हो गया। प्रिंट यूजर्स इन कंसोल, तो आपके पास सेम चीज़ कंसोल में शो हो गई। ठीक है, एरे, और एरे के अंदर इंडेक्स 0 में आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। ये देखें उसकी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, और ये आपके पास डेट क्रिएटेड, ये आपके पास नंबर आ रहा है। इस नंबर की मदद से आप करंट टाइम जो है, जिस टाइम ये क्रिएट हुआ है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये? कोई सवाल हो? एनीवन? हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो आपको पता लग गया। आप कोई भी डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। मेथड जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड प्रोटोटाइप्स पे आ जाते हैं। सेम चीज़ ही है, जिस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेथड्स। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रोटोटाइप्स कहलाएंगे। ठीक है, ये वर्डिंग की मतलब वो है, रद्दोबदल है बस, और थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है। अभी देखें, लेट यूज़र, एक आपने इस तरह बनाया, ठीक है, और एक आप बनाते हैं लेट यूज़र विद कंस्ट्रक्टर।
ठीक है। वेरिएबल का नेम हमने क्या रखा, यूजर विद कंस्ट्रक्टर, या फिर आप इसको यूजर वन कह दें, जो भी वेरिएबल नेम हमने। अच्छा, ये जो चीज़ है न्यू डेट है, न्यू डेट है, आपके पास क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये डेट कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को इस तरह लिखा जाता है, अगर उसको एक्सेस करना हो तो इस तरह, यूजर वन इक्वल टू न्यू यूजर। जिस तरह आप न्यू डेट क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह हमने क्या क्रिएट किया, न्यू यूजर। इसमें आपने क्या पास कर देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। जिस डाटा की मदद से आपने यूज़र को क्रिएट करना है, आपने वो डाटा पास किया और इसकी मदद से डेट यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब न्यू यूज़र, न्यू डेट जो है ये जावास्क्रिप्ट का अपना है। ठीक है, डेट कंस्ट्रक्टर जो है वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है। यूज़र तो बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू यूज़र वन कर देता हूँ। ठीक है, न्यू यूज़र वन, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। फंक्शन, फंक्शन का नेम हम लिखते हैं स्मॉल लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है इसको, तो अब आप अपर केस से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजर वन, फंक्शन यूजर वन। इस जगह पे आप क्या पास कर रहे हैं, फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ। तो अब यहाँ पे भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ आ गई। ठीक है, आपने यहाँ से पैरामीटर पास किया और यहाँ पे आपने उसको पैरामीटर्स में, आर्गुमेंट्स में एक्सेस कर लिया। अब हमने क्या कहना है इसको, दिस डॉट फर्स्ट नेम किसके बराबर है, फर्स्ट नेम के, कि इसका जो फर्स्ट नेम है इस फर्स्ट नेम के बराबर है। प्रॉपर्टी नेम हमने क्या रखा, फर्स्ट नेम, और उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, फर्स्ट नेम जो आपने पैरामीटर में पास किया। नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में इस तरह बनता है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी नेम है, अब देखें ना, फर्स्ट नेम इस तरह अगर आप करेंगे तो एक्चुअल में ये वेरिएबल कंसिडर करेगा। अगर आप लेट या कॉन्स्ट या वार वर्ड कीवर्ड यूज ना करें, तो ये वार कीवर्ड जो है उसकी मदद से वेरिएबल को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल में वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। अभी देखें यहाँ पे यूजर वन, आपको कलर क्या नजर आ रहा है, येलो है ना। मैं जैसे ही दिस लिखूंगा कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया ना। यहाँ पे भी देखेंगे ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। दिस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट नेम, दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, और दिस डॉट डीओबी इक्वल टू डीओबी। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। क्या चीज, नहीं नहीं, अगर आप एक में भी आ गया ना तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अब ये वर्क नहीं करेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ वर्क नहीं करेगा, इसका वो आपको एरर देगा, क्योंकि आपने इसको वेरिएबल बनाया, आपने इसको प्रॉपर्टी नेम नहीं बनाया। ठीक है, इसकी मदद से अब आपका प्रॉपर्टी नेम बन रहा है। ऊपर हमारे पास यूजर बना हुआ है, ये देखिए, फंक्शन यूजर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, दिस डॉट ईमेल और दिस डॉट डीओबी, सेम चीज वही है, सिर्फ ये चीज करनी है और ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्ट इस तरह बनाना चाहते हैं, इस तरह बना लें, इस तरह बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना लें, ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप इसको कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाना चाहते हैं या फिर आप सिंपल ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए आपको पहले कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और एक्चुअल में ये होगा ऑब्जेक्ट ही, याद है ना, न्यू डेट है जब आप बनाते हैं तो डाटा टाइप क्या आती है आपके पास, ऑब्जेक्ट ही आती है। ये भी आपको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बहरहाल आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह यूज करना है। हर डेवलपर का अपना हिसाब होता है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्जन में बी कन्वर्टेड टू अ क्लास डिक्लेरेशन।
दोबारा डिपेंड करता है। अगर तो आप प्रोटोटाइप्स वगैरह, अगर तो आप ऑब्जेक्ट में फंक्शन बनाते हैं तो वो मेथड कहलाएगा, और अगर आप कंस्ट्रक्टर में फंक्शन को बनाते हैं तो वो प्रोटोटाइप कहलाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर मेथड, ठीक है, जब आप इसको यूज कर रहे होंगे तो ये मेथड ही कंसिडर होगा, लेकिन बनाते हुए आपका प्रोटोटाइप आप इसको यूज करते हैं। न्यू का मतलब एक न्यू चीज हो रही है, ठीक है, पुराने वाले को आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप एक न्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यू क्रिएट होता है, ये लिखना पड़ता है, लाजमी नहीं है पर लिखना चाहिए। ओके, उसके बाद ओके, अब इसी को अगर आप उसमें कन्वर्ट करते हैं, आपने ये लिखा और आपने ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपल न्यू यूजर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह अब हमने क्या यूज कर लिया, कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसमें आपने आईडी को ऐड कर दिया और उसी में आपने डेट क्रिएटेड को ऐड कर दिया। ठीक है, एक ये चीज है और एक आपके पास ये चीज है। किसी दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए अगर आप इस मेथड की मदद से इस वे में यूज करना चाहते हैं तो पहले आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और अगर आप सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। क्लियर है ये? कोई सवाल हो? एनीवन? अब आ जाते हैं प्रोटोटाइप पे। दोनों ही बेहतर है, दोनों ही बेहतर है। कंस्ट्रक्टर भी यूज़ किया जा सकता है, सिंपल ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है। बस बात वही कि कंस्ट्रक्टर के लिए आपको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उसमें अगर आप प्रोटोटाइप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर प्रोटोटाइप के लिए इसको किया जाता है यूज़र, ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है, यूज़र डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप डॉट कैलकुलेट एज, ये क्या आपका बंद है फंक्शन। जब ये कंस्ट्रक्टर में आ गया तो प्रोटोटाइप होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट में आ गया तो ये क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा। तो एक्चुअल में ये मेथड ही बंद है। ठीक है, अब ये जो कोड है ना, ये क्या करता है, अब ये देखें, न्यू डेट दिस डॉट डीओबी, दिस डॉट डीओबी का मतलब है कि इस यूजर का जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को गेट करो। ठीक है, इस यूजर के डेट ऑफ बर्थ को ही गेट करो। अगर आप यही चीज ऑब्जेक्ट में करते तो कैलकुलेट एज और ये फंक्शन आप क्या करते, यूजर कैलकुलेट एज कॉलन, ये फंक्शन आ गया आपका। ठीक है, एक तरीका ये है और एक तरीका वो कंस्ट्रक्टर वाला है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपको इसी जगह पे लिखना पड़ रहा है, या फिर एक और तरीका था, यूजर डॉट कैलकुलेट एज इक्वल टू फंक्शन, एक तरीका है। मेथड्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे करने के तरीके हैं। आप उसी ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो कैलकुलेट एज कॉलन की मदद से बाहर निकल के आएंगे, तो यूज़र में कैलकुलेट एज प्रॉपर्टी ऐड करो और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये उसकी वैल्यू है। अब क्योंकि ये फंक्शन बना है और ये आपका ऑब्जेक्ट है तो कैलकुलेट एज क्या बन रहा होगा, ये मेथड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब ये देखें, ये आपको बता रहा है कि ये मेथड है, ठीक है, और ये फंक्शन। अब इसमें भी जो दिस डॉट डी ओ बी है, ये इसका मतलब यही है कि यूज़र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है करंट डेट है, जो भी करंट डेट है, मंथ का डिफरेंस निकाले, एज डी टी डेट फॉर्मेट जो भी है, ईयर और एज मैथ डॉट ए बी एस, ईयर में से माइनस कर दो 1970। तो बहरहाल इस फंक्शन को, जी मैंने वही उसी पे मैं आ रहा था कि मैंने कभी ना इसको यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये कोड जो है ये गूगल से ही मिला था, ठीक है, और ये यूज़ में था।
तो कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। तो बहरहाल अगर समझना चाहते हैं ना, तो समझने के लिए इसको खत्म करते हैं। जब भी आप कहीं से भी कोई कोड वगैरह उठाएं, तो उसका ना रेफरेंस ऐड कर दिया करें कोड में, जिस तरह ये मैंने ऐड किया हुआ है। इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे आप गए तो ये देखें, कैलकुलेट एज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब अगर आपने समझना है ना, ये आपके पास कोड आ गया, अब वो आपको इसको एक्सप्लेन भी कर रहा होगा कहीं ना कहीं। बहरहाल इसी में से देखा जा सकता है कि वो एक्सप्लेन कहीं ना कहीं कर रहा होगा। यानी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो कोड हमें मिला, हमने उसको यूज़ किया और उसकी मदद से हमारे पास एज कैलकुलेट होती है। अब अगर आप यहाँ पर आए और राइट क्लिक किया और नहीं, शो टेबल में से जाके जो हमने उसको स्ट्रिंग किया था उसको आप ख़त्म कर दें। अब क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर की मदद से यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर की मदद से कर रहे हैं, इसमें प्रोटोटाइप आपका कैलकुलेट एज आ गया जो यूज़ हो रहा होगा। अब कैलकुलेट एज वाला फंक्शन भी चल रहा होगा, ऐड यूज़र शो टेबल। तो ये देखें, 2 तारीख 6वां महीना 2016, तो उसकी एज कितनी बनती है? 8 साल। फिल ऑल इनपुट्स ऐड यूज़र शो टेबल, इसकी उम्र एज बन रही है 42। फिल ऑल इनपुट्स ऐड यूज़र शो टेबल, इसकी एज बन रही है 35। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास कंस्ट्रक्टर और ये उसकी प्रोटोटाइप, बहरहाल इतनी ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती है। ठीक है, आप इसको सिंपल तरीके, सिंपल ऑब्जेक्ट और मेथड के तरीके से कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर और प्रोटोटाइप अगर मुश्किल लग रहा है या नहीं समझ आ रही है, तो फिर वक्त कोई इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। ये चीज़ें ना वक्त के साथ साथ वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। इवन के जब मैं खुद इन चीज़ों को पढ़ता था या मैं स्टूडेंट था, तो इतनी जल्दी जाहिर सी बात समझ नहीं आती है ये कंस्ट्रक्टर और ये प्रोटोटाइप वगैरह। ये जब मैं पढ़ाना मैंने शुरू किया तब मुझे समझ लगी है। तो तब जब यानी कि मैंने खुद इस पर रिसर्च की, इसको देखा सही से, तो फिर समझ, लेकिन हालांकि यूज़ आज तक मैंने खुद भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये सारे काम आप सिंपल इससे कर सकते हैं। हाँ, सिंपल ऑब्जेक्ट और मैथड की मदद से। जी नहीं, डाटा टाइप नहीं है, डाटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट को बनाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक सिंपल वो कर्ली ब्रेसेस यूज कर लें और एक आप कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर है ये? कोई सवाल हो? एनीवन? जी उस्मान भाई, आपने कुछ पूछना हो? कॉल करने का तरीका एक ही है, फंक्शन कॉल करने का तरीका एक ही है, मेथड को कॉल करने का तरीका भी वही है। बस मेथड को कॉल करने के लिए उससे पहले आप ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह यूजर डॉट कैलकुलेट एज, यूजर डॉट फुल नेम। और अगर सिंपल फंक्शन होता तो फुल नेम या कैलकुलेट एज। ठीक है, कॉल करने का तरीका एक ही है। और ऑब्जेक्ट में से डेटा को गेट करने के 2 तरीके हैं, एक डॉट की मदद से और एक आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट से। एरे में से डाटा को गेट करने के कितने तरीके हैं? जी बिलाल जी, मतीन भाई, 2 कौन कौन से? एरे, हमने वैल्यू को तो गेट करना है, तो वैल्यू कैसे गेट करेंगे? वैल्यू को वैल्यू से गेट करेंगे? नहीं, एक्सेस करने का तरीका, आपने इंडेक्स एक पास कर दिया ना। ठीक है, एक तो होगा, दूसरा कौन सा है मतीन भाई के मुताबिक? वैसे तो एक ही है, दूसरा कौन सा है? तो एरे में से एक, एरे में से वैल्यू को गेट करने का एक तरीका है और ऑब्जेक्ट में 2 तरीके हैं, एक डॉट की मदद से और एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टी नेम पास करना है स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर आप वेरिएबल पास करेंगे तो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो उसकी मदद से वो गेट हो रही होगी। जिस तरह अगर आप यूजर कॉलन लास्ट नेम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यूजर में से लास्ट नेम को निकालो। अगर मैं यहाँ पे इसको एज अ वेरिएबल पास करता हूँ आस्क फ्रॉम यूजर,
तो अब इसमें से क्या वैल्यू निकलेगी, लोकेशन निकलेगी। ठीक है, अब इसमें से लोकेशन निकलती होगी, क्योंकि आस्क फ्रॉम यूजर की वैल्यू क्या है, लोकेशन है। अब यूजर में से क्या निकलेगा, लास्ट नेम। अब यूजर में से क्या निकलेगा, जी अनडिफाइंड, क्योंकि यूजर डॉट आस्क फ्रॉम यूजर ये तो कुछ भी नहीं है, यूजर डॉट आस्क फ्रॉम यूजर तो डिफाइन ही नहीं है, ये अनडिफाइंड होगा। हाँ जी अहमद भाई, छोड़ दें मोबाइल चला दें, पढ़ लें, फिर आप कहेंगे काश मैं पढ़ लेता। कॉल हो गए 2 घंटे तो होते हैं, 2 में से भी 1.5 घंटा ही है, 1.5 में से भी 1 घंटा ही है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी ऑनलाइन वालों, क्लियर है ये? हाँ जी ऑन साइट वालों, क्लियर है? जी अब सर, नींद आ रही है आज, पानी मारें, होश में होश में। हाँ जी कोई सवाल हो, एनीवन? आगे पढ़ लें, आप लोगों का बैरल चैप्टर नंबर 75 तक कवर हो चुका है। ठीक है, 76 टू 89 ये भी आप लोगों ने सब ही पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं, तो अगर कहते हैं तो हम आज ही इसको पढ़ लेते हैं। जी बहुत है इतना। हाँ जी साहब भी क्या कहते हैं, हाईलाइट करते हैं। ओके चैप्टर नंबर 76 टू 89 जो एक्चुअल में होगा, उसमें एक्चुअल में जिस तरह हम डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है, एक HTML की कंप्लीट फाइल है। डाटा टाइप क्या होती है, डॉक्यूमेंट की डाटा टाइप क्या होती है, डाटा टाइप डॉक्यूमेंट कब आ गई? हाँ जी बिलाल भाई, कौन कौन सी डाटा टाइप होती है बताएं शहरियार भाई को। इसकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में से ही हम डॉट लगा के वैल्यू को गेट कर रहे होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट है। उसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट का मतलब है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में एक है विंडो, विंडो का मतलब है एक कंप्लीट विंडो, कंप्लीट वेबसाइट, कंप्लीट ब्राउजर है। ठीक है, अब ब्राउजर की चीजें जैसे इसकी, अब जिस तरह विंडो डॉट अलर्ट है, ठीक है, हम डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट तो नहीं ना करते हैं, विंडो डॉट अलर्ट करते हैं या सिर्फ अलर्ट करते हैं। उसी तरह विंडो डॉट प्रिंट है या सिर्फ प्रिंट है। अब ब्राउजर की जो चीज़ें हैं, इसकी हाइट कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट कितनी बन रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी बन रही है, जिसमें आपकी वेबसाइट इस टाइम नज़र आ रही है, तो ये आप विंडो की मदद से गेट कर सकते हैं। डाटा से मुराद वो तो आपको एलिमेंट्स में मिल रहा होगा, वो तो एलिमेंट्स में आ जाता है ना, इसको डेवलपर टूल कहा जाता है। ये कंप्लीट आपका HTML है। देखिए मेन, मेन के अंदर डिव, डिव के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर 3 रो हैं, एक रो ये है, फिर एक रो ये है और एक ये आपके पास लास्ट में रो ये वाली। तो ये तो आपके पास एलिमेंट्स में आ रहे होते हैं। और स्टाइल आपका ये स्टाइल आ रहा होता है। ठीक है, HTML CSS, वैसे आपके पास सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जो वेबसाइट्स होती हैं आप उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, वो सिक्योर नहीं होती है, रिएक्ट में जाके ये सिक्योर हो जाएगी। हाँ जी, ऑन फोकस और ऑन ब्लर है, ये हमने टास्क साइन किया था, कर लिया था आप लोगों ने। सिटी का नेम लिखना, सॉरी जिप कोड लिखना था और आगे आपके पास सिटी नेम आ जाता। जी बिलाल भाई कर लिया था? हाँ जी अरुण भाई, पक्की बात है? और अगर हम कहेंगे दिखाएं फिर कर लिया होगा। हाँ जी मेहर भाई, नहीं किया था, इसको करेक्ट कर दो। सर ऑन प्लस इनपुट के अंदर ऑन प्लस चला सकते हैं सर? इनपुट फील्ड में आएगा इनपुट फील्ड के अंदर ही जी, ऑन ब्लर हो सकता है। ऑन ब्लर का मतलब है कि जब आप अभी देखें, जैसे मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, अब ये फोकस हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही मैं कर्सर को कहीं पे बाहर लेके जा रहा हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, अब ये ब्लर हो चुका है। ऑन ब्लर के ऊपर फंक्शन चलेगा। ठीक है, ऑन ब्लर पे फंक्शन चलेगा कि इसकी आप वैल्यू को गेट करेंगे, वैल्यू को गेट जब किया फिर आप चेक कर रहे होंगे कि क्या
इस वैल्यू के अगेंस्ट कोई सिटी नेम है, उसको आपने फाइंड किया, अगर मिल जाता है तो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी इनपुट फील्ड होगी उसमें डॉट वैल्यू इक्वल करके आप उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे। इसको मैं वैसे आपको बता देता हूँ। कॉन्स्ट गेट, इसको कहते हैं सिटी नेम इक्वल टू कॉन्स्ट जिप इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट जिप डॉट वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू होगी स्टोर किस में हो जाएगी, जिप में। यहाँ पर आप बेशक स्विच लगा दें, जिप केस अगर तो है 30,000, यहाँ पर आप लिखते हैं लेट सिटी इक्वल टू ये सिटी बराबर कर दो फैसलाबाद के। अगर जिप यूजर ने पास किया 40,000 तो सिटी आप कर दें लाहौर, केस आप इसको 50,000 कर दें और सिटी आप कर दें कराची। ठीक है, अब ये सिर्फ 38,000 का ही पता है, बाकी मैं रैंडम ही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ओके, अगर तो जिप कोड 38,000 हुआ तो सिटी वो फैसलाबाद करेगा, 40,000 हुआ तो लाहौर करेगा, 50,000 हुआ तो सिटी आपका वो कराची करेगा। डॉट वैल्यू इक्वल टू सिटी कर देंगे। डिफ़ॉल्ट आपका जो है सिटी वो इक्वल टू ब्लैंक ही छोड़ दें। अगर यहाँ पे अगर वो कुछ ऐड नहीं भी करता, मतलब अगर इनके अलावा कुछ ऐड करता तो ये डिफॉल्ट उसको ब्लैंक नहीं कर देगा? ब्लैंक ही करेगा। नहीं, हम स्विच में डिफ़ॉल्ट लाजमी पास करते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर उसने लाहौर, कराची और गाजियाबाद के अलावा भी पास किया तो ये डिफॉल्ट उसको सिटी को जो है वो ब्लैंक नहीं कर देगा, कोई और पास करता है ये वाला डिफॉल्ट। ये ब्लैंक ही कर रहा है। अगर तो यूज़र ने 38,000 पास किया तो वो फैसलाबाद करेगा सिटी को। अगर वो इन तीनों में से अलावा कोई और कर जी, देता, तो वो फिर भी सिटी कर सकता है ना? कर सकता है, तो फिर सिटी ब्लैंक ही रहेगा, सिटी ब्लैंक रहेगा फिर। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट सिटी डॉट वैल्यू बराबर हो जाए सिटी, बस। सर अगर हम सिटी में तो वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर हम सिटी में तो वो डिफॉल्ट जो है वो तो उसको ब्लैंक कर देगा। सिटी वैसे ही आपका बाद में आएगा, सिटी तो आपका बाद में है ना। अब जब दोबारा आप जिप वाले इनपुट फील्ड में आएंगे, अब आप जैसे ही दोबारा कुछ भी एंटर करेंगे तो जब वो सिटी वाले या किसी भी फील्ड में जाएगा तो ये ब्लर वाला फंक्शन चलना ही चलना है। अगर तो यूज़र सिटी लिख चुका है तो वो ब्लैंक कर देगा। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात अगर वो ये लिख देता है तो फैसलाबाद आ जाएगा, ये लिखता है तो लाहौर, ये लिखता है तो कराची आ जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, इसमें मतलब कोई हमारी गलती नहीं है, क्योंकि यूज़र दोबारा जिप में आ चुका है। ठीक है, अब ये फंक्शन चलना ही चलना है। जी क्लियर है? जी, इसको स्ट्रिंग में करते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो स्ट्रिंग में आ रही है। तो ये हमारे ऑनलाइन में असद भैया उन्होंने बताया कि वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास स्ट्रिंग में ही आएगी, नंबर में नहीं आती है। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अब हम आ रहे थे उस पे विंडो पे। विंडो डॉट लोकेशन, इस विंडो डॉट लोकेशन की मदद से आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि आप इस टाइम किस पाथ नेम में है, पोर्ट क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एचएफ क्या है। एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं जी, एंकर टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट गो टू गूगल कर दें। ठीक है, बस फंक्शन वैसे ही बनाया, हम इसको बस कॉल कर देंगे गो टू गूगल। जावास्क्रिप्ट में एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होने के लिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट href
विंडो डॉट लोकेशन डॉट href की मदद से आपके पास ये वैल्यू आएगी, वैल्यू आ गई, ठीक है, कि इस टाइम आपका हाइपरलिंक रेफरेंस जो है वो क्या है। जिस तरह डॉट वैल्यू की मदद से हम वैल्यू को गेट कर रहे होते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, अब href को चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम चेंज करें, https google.com। मैं जैसे ही सेव करूंगा ये वाला फंक्शन चलेगा तो ये अब आपको google.com पे लेके चला जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से, अच्छा, अब जब href की मदद से मैंने किया तो मेरे पास बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बैक का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है। हमारे पास लाइव जो चल रहा होता है, किस पे चल रहा होता है, 1 to 7, ये चल रहा है 5501 पे। अच्छा, वो दोबारा google.com पे आ गया, तो हम इसको खत्म करें, बैक जाएं, 5000, ओके। अगर आप चाहते हैं कि कुछ देर के बाद, लेट्स सपोज 5 सेकंड गुजर जाएं, उसके बाद ये वाला फंक्शन चले, तो हम क्या यूज करेंगे, सेट टाइम आउट, ठीक है। इस फंक्शन को हम सेट टाइम आउट, आपका ये फंक्शन, इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर में और सेकंड पैरामीटर में आप उसको देते हैं मिली सेकंड्स में टाइम। अगर हमें 5 सेकंड करना है तो क्या लिखेंगे, 5000, या फिर आप इसको कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, एक इसके अंदर आप गो टू गूगल करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 5 सेकंड के बाद ये वाला फंक्शन चलेगा और सेट टाइम आउट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा, इसमें टाइम का जो है ना वो टी जो है वो अपर केस में है। अब देखें 5 सेकंड के बाद जो है वो आपका google.com पे चला गया, ठीक है। तो लोकेशन की मदद से वैल्यूज को किस तरह गेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ रहे होंगे, पर यही बस चीज़ है और कुछ है भी नहीं। उसके अलावा पॉपअप ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, तो उसकी अब खैर से इतनी खास ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक जो चीज़ है जो हमने पढ़नी है लाजमी, और साथ साथ लोकल स्टोरेज का भी इंशाल्लाह कर रहे होंगे, ट्राई और कैच। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा अलर्ट, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया और अलर्ट मैंने लिख दिया, ये हो जाए, गो टू गूगल मैंने किया, सेव किया, तो ये अलर्ट नहीं चला, ठीक है, अलर्ट नहीं चला, क्यों नहीं चला जी, स्पेलिंग गलत लिखे, ठीक है, गलती से हो गया। इसी तरह एक वक्त आएगा कि आप लोग, अच्छा, अब अलर्ट गलत तो हो गया लेकिन हमें सिर्फ पता लग रहा है डेवलपर टूल्स में, यूजर को तो नहीं पता लग रहा, ऐसे क्या, आपने कोई अक्सर इस तरह होगा कि एक एक फंक्शन में 5-5 6-6 फंक्शन भी चलाने पड़ते हैं, इवन के 10-10 20-20 फंक्शन भी चलाने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप है कि पहले ये प्रोसीजर हो, फिर ये हो, फिर ये हो, किसी एक में गलती हो जाए तो आपको तो नहीं ना पता लग रहा किस में गलती आ गई है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई, इस चीज़ की ट्राई करो, ठीक है, इस चीज़ की कोशिश करो, अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक है,
अगर कोई एरर आ जाए तो कैच में ये आपको एरर देगा। इसको आप लोग कंसोल डॉट लॉग की बजाय कंसोल डॉट एरर में, तो कंसोल डॉट एरर में जब आप लोग देखेंगे ना, तो अब देखिएगा, अब वो आपको कह रहा है कि अब वो इसी तरह देखें रेड में आ रहा है क्योंकि आपने कंसोल डॉट एरर किया है। अगर आप इसको लॉग करते हैं तो वो सिंपल लॉग में बता रहा होता। तो अभी आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई कंसोल डॉट लॉग ही किया है, आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन कंसोल डॉट एरर करेंगे तो ये आपके पास एरर में आ रहा होगा। ठीक है, रेफरेंस एरर अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, किसमें नहीं है, गो टू गूगल में, लाइन नंबर कौन सी है 288। और जब कोई एरर आ जाए तो इस जगह पे आप शो नोटिफिकेशन समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल, जो भी यानी कि आगे आप लिखना चाहें, समथिंग वेंट रॉन्ग एट गो टू गूगल या फिर एड दिस फंक्शन जो भी है, और इसको आप एरर कह दें। ये देखें आपके पास ये नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आप ट्राई और कैच ना करते, आप सिर्फ और सिर्फ अलर्ट कर रहे हो, सेव किया, एरर तो आ रहा है लेकिन यूज़र को नहीं पता लग रहा। ठीक है, यूज़र को नहीं पता लग रहा है कोई एरर आ चुका है, तो यही समझ रहा है कि टास्क कंप्लीट हो चुका है या फिर यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए और यूज़र को भी बताने के लिए समथिंग वेंट रॉन्ग एट दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम, इसमें ये चीज़, इसी में तो एरर आएगा आपको, यही एरर दे रहा है आपको ना कि एरर एक्चुअल में आया क्या है, वो आपको इस कैच में मिल रहा है और वो पैरामीटर्स में ही मिल रहा है। अब देखें पेज को रिफ्रेश किया तो ये अब आप डेवलपर टूल्स को ख़त्म करें, पेज को रिफ्रेश करें तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग एट गो टू गूगल प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट। तो कल आज आके 89 चैप्टर्स भी हो गए। ठीक है, कल भी हमने यही पढ़ना था। ये 25 का बताते हैं आप जी, टोस्टिफाई शो नोटिफिकेशन एक फंक्शन बना हुआ है जी, कल करेंगे, कल कर लेंगे दोबारा। अच्छा देखें, ये एक फंक्शन बना हुआ है शो नोटिफिकेशन, इसमें हमने कितने पैरामीटर्स पास किए, 2। ठीक है, दोनों की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग की है। एक में ये हम क्या पास कर रहे हैं, मैसेज है, और ये आप उसकी टाइप बता रहे हैं कि सक्सेस है या एरर है या वार्निंग है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन है, जो भी है। हमने यहाँ पे क्या पास किया, एरर। शो नोटिफिकेशन, ओके, ये टोस्टिफाई सक्सेस अभी आप देखें बस। हमने एक फंक्शन बनाया था टोस्टिफाई सक्सेस के लिए और एक हमने फंक्शन बनाया था टोस्टिफाई एरर के लिए। तो टोस्टिफाई एरर नहीं है इसमें, इसमें टोस्टिफाई एरर बनाते हैं। टोस्टिफाई एरर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, रेड। टोस्टिफाई वार्निंग, इसका कलर कर देते हैं ऑरेंज। टोस्टिफाई इन्फो, और इसका कलर कर देते हैं स्काई। ठीक है, कितने फंक्शन बन गए, 4। इन चारों फंक्शन में क्या चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ कलर चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ही है। अब हम बनाते हैं कॉन्स्ट शो नोटिफिकेशन 1 इक्वल टू, फर्स्ट पैरामीटर में मैसेज आ रहा है, सेकंड पैरामीटर में टाइप। इसी को कॉपी करें, पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैसेज में आपके पास मैसेज आ गया। अब हम इसको कहते हैं लेट कलर किसके बराबर हो जाए, इस टाइम किसके बराबर हो जाए, कलर किसके बराबर है इस टाइम, कलर किसके बराबर है, अनडिफाइंड किधर है,
कलर वेरिएबल की वैल्यू क्या है इस टाइम? स्ट्रिंग है, ठीक है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये कलर आपके पास ब्लैंक स्ट्रिंग है। यहाँ पर आप लोग यूज कर लें स्विच स्टेटमेंट, या फिर अपना यूज करें जाए उसके स्विच। इसमें आप लोग पास करेंगे टाइप, कि आपने टाइप को देखना है, ठीक है, टाइप को चेक करना है। अगर तो टाइप आ जाती है सक्सेस, तो कलर क्या कर दो? ग्रीन, ठीक है। अगर तो केस आपके पास आ जाता है एरर, तो कलर इसका कर दो रेड। अगर केस इसका आ जाता है वार्निंग, तो कलर इसका कर दो ऑरेंज। और ये आपका स्काई ब्लू हमने किया था इन्फो। और अगर डिफॉल्ट हम यूज करते हैं, मीन्स कि इनमें से कोई भी, ठीक है, कोई भी ये वाली वैल्यू नहीं आई, सक्सेस नहीं आया, एरर नहीं आया, वार्निंग नहीं, इन्फो नहीं, तो इसका कलर कर दो ब्लैक। कलर आ गया आपके पास। इस जगह पे बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे पास कर दें कलर। एक फंक्शन में अब ये सारी चीजें हो रही हैं जो 4 फंक्शन का काम था वो एक फंक्शन में हो गया। टाइप अगर सक्सेस हुई तो कलर क्या होगा? टाइप एरर तो रेड, टाइप वार्निंग तो ऑरेंज, टाइप इन्फो तो स्काई ब्लू। और कलर जो भी है मीन्स कि अगर इनमें से कोई पास नहीं करा तो ये ब्लैक आ रहा होगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमने फंक्शन का नेम क्या रखा? शो नोटिफिकेशन 1। इसको कॉल कर लें डायरेक्टली, मैसेज पास कर दें टेस्टिंग नोटिफिकेशन, और फर्स्ट टाइम आप पास करें सक्सेस, ठीक है। सेव किया तो ये देखें टेस्टिंग नोटिफिकेशन क्या आया, इसका कलर क्या आया? ब्लैक। आना क्या चाहिए था? ग्रीन। तो हमारे से कोई गलती हुई है, इसका मतलब गलती क्या हुई है? हमने ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ब्रेक, सेव किया तो टेस्ट नोटिफिकेशन ग्रीन कलर आ गया। ओके, हमने सक्सेस किया तो ये आ गया। अच्छा, टोस्टिफाई एक और भी चल रहा है, चल किधर है वो? ये चल रहा है। टेस्टिंग नोटिफिकेशन ग्रीन आ गया। इसको टॉप पे लेते हैं ताकि सबको नजर आए। बॉटम की जगह आप इसको कर दें टॉप लेफ्ट है, अभी आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको अगर आप कर देंगे एरर, तो ये आपके पास एरर आ गया रेड। वार्निंग करेंगे तो ऑरेंज कलर में आ गया, इनको करेंगे तो स्काई ब्लू कलर आ गया। और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई सक्सेस लिखते हुए, ठीक है, सक्सेस के बस स्पेलिंग गलत है, तो अभी आपको कौन सा कलर देगा? ब्लैक। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे से गलती हुई है। आपने देख लिया टाइप खराब, मतलब वो वर्ड मिस्टेक हो गया ना, तो आपने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। तो अब एक फंक्शन से मीन्स के अब आप ड्यूरेशन चेंज करते हैं, कोई भी मेथड प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, तो आपको समझ लग जाएगी। अब ये आपको समझ लग रही है। टोस्टिफाई, टोस्टिफाई में आपने क्या पास किया? क्या पास किया? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, एक प्रॉपर्टी ड्यूरेशन है। इसकी डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप स्ट्रिंग। ये डाटा टाइप क्या है? नंबर। ये डाटा टाइप क्या है? ठीक है। और ये डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है, मेथड तो नहीं है। मेथड तो तब होता है जब ये फंक्शन होता है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या चीज़ है? ये शो टो स्टोर है, ये मेथड है, ठीक है, फंक्शन नहीं, ये मेथड है। हाँ जी, क्लियर है? कोई सवाल हो? एनीवन? जी, फंक्शन के अंदर अब समझने वाली जरूरत ही नहीं चाहते, हमने समझना ही नहीं इसको। हाँ जी, कोई सवाल हो किसी का?
एनीवन? हाँ जी जैन भाई, आधे लेक्चर तो गुजर गया था आपका, बाइक पंक्चर हो गई होगी। अच्छा, बहाने तो हम यही लगाते थे पहले। ठीक है, चलिए अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आप लोग को कामयाब करे। बस कहते हैं ना, हार नहीं माननी। एक वक्त था आप लोगों के लिए HTML मुश्किल थी, उसके बाद CSS भी आसान हो गई, ठीक है। बूटस्ट्रैप भी माड़ी मोटी आसान ही है अगर प्रैक्टिस करें तो। जावास्क्रिप्ट भी शुरू की जो चीज़ें अब आप लोगों के लिए आसान है। स्ट्रिंग अब आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, वेरिएबल्स बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। वक्ती तौर पे शायद ये फंक्शन और ऑब्जेक्ट वगैरह मुश्किल लग रहे हो, रिएक्ट में जब जाएंगे तो ये चीज़ आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। बाकी जावास्क्रिप्ट है तो आगे सब कुछ है। जावास्क्रिप्ट अगर आती है तो आप लोगों को रिएक्ट की समझ लग रही होगी, ठीक है। रिएक्ट में सिंटैक्स आप लोगों का चेंज हो जाएगा, है जावास्क्रिप्ट ही। हम एक ही पेज में JS की फाइल में ही HTML को भी लिखनी है और स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, और आप क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट तो लिख ही रहे हैं। बूटस्ट्रैप की तो क्लासेस ही बस यूज होंगी ना, तो वो HTML में ही काउंट हो जाती है। उसके बाद रिएक्ट आ गई, जिसको रिएक्ट आ गई उसके लिए रिएक्ट नेटिव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर हम रिएक्ट में 1 या 2 महीने लगा रहे हैं, 2 महीने तो नहीं, 1 महीने में होना है इंशाल्लाह। जिसने 1 महीना रिएक्ट में प्रॉपर लगा लिया, रिएक्ट नेटिव उसके लिए सिर्फ 1 दिन की मार है, ठीक है। सिर्फ उसका इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है सिस्टम में। जिस तरह हम जब आप रिएक्ट में जाएंगे आप देखेंगे आपने एक कमांड लगाई, उससे कंप्लीट रिएक्ट की एप्लीकेशन का सेटअप इन्वायरमेंट डाउनलोड हो जाता है। उसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन का हो जाता है, और फिर आप लोगों के मोबाइल में वो एप्लीकेशन चल रही होगी। उस टाइम आप लोगों के चेहरों में खुशी आएगी कि मोबाइल पे एप्लीकेशन आ गई है। वो सेम ही होगा सर जो वेबसाइट पे रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का कोड सेम है, सिर्फ HTML, जहां पर आप HTML लिख रहे हैं ना, div HTML के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, उसमें हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं कि अब आप लोगों को रिएक्ट में पता लगेगा, ठीक है। वेबसाइट में भी कंपोनेंट्स होंगे और उसमें मोबाइल में भी कंपोनेंट्स होंगे। वेबसाइट में कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आप HTML के एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में आप HTML एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें आप कंपोनेंट्स ही यूज करेंगे बस। वो आप लोगों को उस टाइम ही बता दीजिएगा। स्टाइलिंग सेम ही है, CSS सेम है। आप क्या कह रहे हैं अभी? जी जी जी, ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क, जिसको रिएक्ट आती है ना वो फिर नेक्स्ट JS को कर सकता है। जिस तरह आप लोग को HTML CSS आती है तो आप लोग बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, उसी तरह रिएक्ट आती है तो आप लोग नेक्स्ट JS कर सकते हैं, ठीक है। उसका फ्रेमवर्क है। जी उस्मान भाई, आप क्या कह रहे थे? ऐप वो एंड्रॉयड प्ले स्टोर में होता है ना। गूगल का जो प्ले स्टोर है जहाँ से हम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो आप उसमें अपलोड करते हैं एप्लीकेशन को। नहीं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं। अब उसकी ना, जिस तरह अब ये आपके पास सॉफ्टवेयर जो डाउनलोडेबल होते हैं विंडोज़ में, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? ठीक है, एक्जी फाइल होती है, EXE होती है, .msi होती है, ठीक है। दो, उसकी कौन सी फाइल बन रही होती है? APK बन रही होती है, ठीक है। तो हम APK फाइल को गेट कर सकते हैं, फिर APK फाइल आप व्हाट्सएप पे किसी को शेयर भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। APK फाइल आप अपनी ही वेबसाइट में भी अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह हम एसेट्स, इमेजेस वगैरह लगा रहे हैं, MP3 की फाइल लगा रहे हैं, ऑडियो वीडियो लगा रहे हैं, आप एक बटन लगाएं, उस पर आप APK फाइल का लिंक दे दें तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। APK फाइल इस तरह हो जाती है। iOS की जो एप्लीकेशन है उसके लिए फिर आपको ऐप स्टोर ही चाहिए, ठीक है। एंड्रॉयड में बहुत सारी यानी कि रिलैक्सेशन है वो हो जाती हैं, उसकी कोडिंग भी आसान है, ठीक है। एंड्रॉयड की कोडिंग आसान है, आसान से मुराद ये कि एक तो वो जल्दी बन जाती है, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट ईजी है, ठीक है। उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करना ईजी है। अब प्ले स्टोर की जो फीस है गूगल कंसोल की $25 है, ठीक है, हमेशा के लिए। एक जो आपका अकाउंट है वो $25 का है, ठीक है। और एप्पल का जो स्टोर है उसका जो अकाउंट है उसके $100 है, ठीक है। वो वन टाइम पे करने होते हैं। तो बज़ाहिर ये कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अभी हम एज अ स्टूडेंट है,
क्योंकि हमारी अर्निंग नहीं है और हम कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा लग रही है। कंपनीज के लिए कोई अमाउंट नहीं है, ठीक है। वो पर मंथ भी अगर पे कर रहे होते तो वो कर सकते थे, अगर एप्लीकेशन उनकी चल रही है। अब दराज इतनी बड़ी कंपनी है, उसको $100 पर मंथ क्या कहेगा, ठीक है, पर ईयर उसको क्या कहेगा, तो वन टाइम के लिए है ये सारी चीज़ें। जी अब बताएं आप सर भाई। ये शहजादे कोई फ़र्क नहीं है, एसईओ का है डिफरेंस बस, ठीक है। एसईओ हो सकती है उसमें ज़्यादा अच्छी, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर का चेंज रहता है, उसमें राउटिंग वगैरह चेंज होती है। तो बहरहाल अभी आपको रिएक्ट नहीं आती है, तो आपको नेक्स्ट जेएस का समझाना मुश्किल है, ठीक है। जब आप लोग रिएक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जेएस का जब मैं आपको इंट्रो दूंगा तो फिर आपको समझ लग जाएगी। हम्म, हम्म। हम खुद नहीं करते हैं, जिस कंपनी ने वेबसाइट बनवाई है एसईओ उसका काम होता है, वो खुद करवाती है। नहीं, हम नहीं करके देते, हमने सिर्फ डेवलपमेंट करनी होती है। जी जी। जी और कोई सवाल, एनीवन, क्लियर है। जी आगे पढ़ेंगे ज़्यादा, आगे वो बैकएंड के लिए होता है। हाँ जी क्लियर है। ठीक। अगर हम जावास्क्रिप्ट से पहले हम उसका वो चेंज करें, एचएरएफ चेंज करें, उसके बाद इवेंट डिफॉल्ट करें। मैं समझा नहीं आपकी बात। एचएरएफ उसका चेंज करें, विंडो डॉट जी उसके बाद हम इवेंट डिफॉल्ट करें। इवेंट डॉट पेमेंट डिफॉल्ट सिर्फ फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जी उसका जो इवेंट होता है, इसमें तो कोई इवेंट आ ही नहीं रहा है ना, हम मतलब HTML के साथ तो लिंक कर ही नहीं रहे हैं इसको, ये तो हमने जावास्क्रिप्ट के साथ डायरेक्ट किया ना। जी नहीं, फायरबेस बैकएंड नहीं है। जी नोड डेटाबेस नहीं है शुद्ध, नोड डेटाबेस नहीं है। हाँ जी और किस सवाल, एनिमल, क्लियर है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।